हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। इस सेशन में बच्चों अपन लोग बात करने जाएंगे कंडक्टेंस पे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे इस सेशन में मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से थोड़े ज़्यादा सेशंस हो गए, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने हर जगह से कवर करके चला हूँ। इस टॉपिक में मैं पूरा या इस सेशन में मैं पूरा ही टॉपिक मोस्टली एंड करने की कोशिश पूरी करूँगा अपनी तरफ से। बट आप लोग इसके नोट्स लिखते जा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इनके क्वेश्चंस भी ट्राई कर दीजिएगा। क्लियर है? शुरू कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। कंडक्टेंस की बात करेंगे आज। किसकी बात करेंगे बच्चों? कंडक्टेंस की बात करेंगे। देखिएगा, कंडक्टेंस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंडक्टर्स क्या होते हैं। क्लियर है? आपने सुना होगा कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो अब बच्चों केमिस्ट्री में मैं आपको दो टाइप के कंडक्टर्स बता रहा हूँ, एक अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, एक अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ। दो कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, एक मेटालिक होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं। ये मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में डिफरेंस लिखे हैं मैंने आपके सामने, कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन मेटालिक कंडक्टर है और कौन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। पहली बात, आयरन की रॉड दिमाग में लाओ या आयरन की वायर दिमाग में लाओ या कॉपर की वायर दिमाग में लाओ, तो वो मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं जो सॉल्यूशन की मदद से होते हैं। सीधी बात है, ये सॉलिड फेज के जो कंडक्टिविटी होती है, वहाँ पे मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो होते हैं, और ये जो सॉल्यूशन होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, उनके थ्रू जब करंट पास होती है, ये वो वाले कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। मेटालिक कंडक्टर्स, क्लियर है? पहला पॉइंट इसका और इसका दोनों कंपैरिजन में चलेंगे। ठीक है? करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी बात है, मेटल की चाहे रॉड है चाहे वायर है, उसके अंदर जो करंट फ्लो करती है वो किसकी वजह से करती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में बात कर रहा हूँ, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। किसके? आयंस के फ्लो की वजह से। इसके केस में तो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से चलती है, और इसके केस में करंट आयंस के फ्लो की वजह से चलती है। क्लियर है? दूसरा डिफरेंस, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग करंट। यहाँ पे कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, चलन दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में केमिकल डिकम्पोजिशन के बिना तो करंट चलेगी ही नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाया है, जब अपन करंट पास करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या? केमिकल चेंज, मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, आयंस बनेंगे नहीं। आयंस बनेंगे नहीं तो करंट कौन? मैं लेके जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। तो इस केस में केमिकल डिकम्पोजिशन होना कंपलसरी है। तो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग करंट। करंट पास करने पे केमिकल डिकम्पोजिशन होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो फ्लो कौन करेगा? मैं नहीं करूँगा, आयंस ही करेंगे। तो आयंस कराने के लिए आपको केमिकल डिकम्पोजिशन कराना पड़ता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। दूसरा, मेटालिक कंडक्टर्स में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस जनरेट करता है वो कौन करता है? तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू मेटल एटम्स। तो उस रॉड के अंदर या उस वायर के अंदर जो मेटल एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कह ले सीधी बात, मेटालिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? उस मेटल की रॉड या उस मेटल की वायर के अंदर उसके मेटल एटम्स की वजह से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? यहाँ पे बच्चों रेजिस्टेंस के तीन कारण हो सकते हैं, कुछ नहीं होती सब कुछ फोर्स ही है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ये तीन फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है उस आयन के फ्लो में। सॉल्यूट और सॉल्यूट में किस टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किस टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में किस टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं? तो यही फोर्सेस कारण होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जनरेट करने को। क्लियर है? अगली बात, इसकी बात करो, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिजिक्स का एक पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता चलता है। क्लियर है? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता चलता है। वहाँ पे फिजिक्स में आपको सर पूरा डिटेल में बताएंगे। क्लियर है? केवल आप ये ध्यान रखें, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। किसके केस में बच्चों? मेटालिक कंडक्टर्स के केस में। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस घट जाता है। क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्यों? इसका रीजन मैं देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फोर्सेस वीक हो जाते हैं बच्चों, दिमाग लगाना। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये हो जाता है वीक,
तो जब ये वीक हो गए तो लगाने वाले रेजिस्टेंस कौन से थे, यही फोर्सेस तो थे। अब जब आपने इन्हें वीक कर दिया तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों घट रहा है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया जो ज़रूरी है यहाँ पे। क्या, इनके जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस है वो वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो इन सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, वहीं पे अगर आप मेटालिक कंडक्टर्स में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस इनका बढ़ता चला जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है? ये 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे, लिखने को आ सकता है, बता दिया मैंने। आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं बात करने जाऊँगा बच्चों कुछ जनरल टर्म्स की, और हम लोग केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मतलब हमें मेटालिक कंडक्टर से कोई मतलब नहीं है, वो आप फिजिक्स में पढ़ लेना, बहुत है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या उसके कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो मैंने वही लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब इसके अंदर जनरल जो टर्म्स पढ़ाऊंगा और उनके सिंबल क्या क्या है देख लो पहले। तो जनरल टर्म्स जो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या कंडक्टर्स में, पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको कंडक्टेंस में डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंडक्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस, उसका कुछ नहीं एंड में जाके रेसिप्रोकल करके बोल दूंगा ये कंडक्टेंस हो गया आपका। क्लियर है? तो पहला टर्म रेजिस्टेंस, सिंबल कैपिटल आर। दूसरा टर्म कंडक्टेंस, सिंबल कैपिटल सी, इसको हम 1/r भी लिख सकते हैं। तीसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसका रो। चौथा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इसके लिए कैपिटल के। और ये दोनों में जो रिलेशन है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में, वही रिलेशन इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या 1/ρ हो जाता है। क्लियर है? पांचवा जो टर्म आएगा सेल कांस्टेंट, कुछ नहीं L/A को कहते हैं। L क्या? लेंथ, और A क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्या रखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड भरते हैं। इलेक्ट्रोड रखते हैं किसमें? बीकर में। ये बीकर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है, ये दो बड़ी बड़ी प्लेटें बना दी, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया और इन दो प्लेट्स के बीच की दूरी, इसको L/A, ये L/A, इसको कहते हैं हम सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों से? सेल कांस्टेंट। थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ इसको मैं, कलर चेंज करके, रुकना। इलेक्ट्रोड अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़े से ड्राइंग करने की, अच्छा सा नहीं बना। एक सेकेंड रुकना बच्चों, है ना। ठीक है, बीच की जगह इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसमें लिखूंगा मैं अभी, है ना। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी L, इसी को कहते हैं हम L/A। इसी L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी L/A, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड है, तो जो दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है और पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके रेशियो को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ उसे। क्लियर है? तो हटा नहीं रहा, देख लो, चलो क्लियर है। उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट, L/A। L क्या? लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। क्लियर है? ये 5 जनरल टर्म है जो आपको दिमाग में रखने हैं आगे जाने पर। क्लियर है? क्योंकि इन्हीं को मैं पूरी डेफिनेशन समेत समझाऊंगा, आगे जाके केवल मैं टर्म बोल दूंगा, R, C, रो के इनकी वैल्यू बोल, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सबकी डेफिनेशन दूंगा। सिंबल मैंने यहीं पे बता दिया, फॉर्मूले भी ड्राइव करके दिखाएंगे। क्लियर है? शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पे। क्लियर है? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस का पहले वो देख लो, क्या लिखा है?
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन दे ऑफर रेजिस्टेंस, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसके आयंस के फ्लो के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। बिल्कुल आपके जैसे मेटल में बोलते हैं लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वही काम बस यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमें वायर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड के टर्म्स में कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगता है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के इलेक्ट्रोड की दूरी के डायरेक्टली डिपेंड करता है, और इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली डिपेंड करता है। तो बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the distance between the electrode and inversely proportional to the surface area of particular electrode of an electrode। तो R क्या है इसके अकॉर्डिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, तो डेफिनेटली R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो फॉर्मूला बन गया आपका R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो कांस्टेंट जो आया है अभी उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। प्रोपोर्शनल हटके क्या लगता है बच्चों, कांस्टेंट R बराबर रो L अपॉन A, ये बन के आ गया आपके पास क्या, R बराबर रो L अपॉन A। तो जो ये रो है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको अभी मैंने ऊपर नाम बताया रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अब बात आती है इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस की बच्चों यूनिट क्या है, ओम होती है, याद रखना। क्या होती है बच्चों, ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम होती है। तो मेरे ख्याल से डायग्राम देख ही रहा होगा, इस बीकर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, अच्छे से नहीं बना, मान लो सॉल्यूशन भरा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और एक इसमें से दोनों का सेम ही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्लियर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, अगर दिमाग लगाना, अगर बाई चांस एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है और दूसरे इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है ए डैश, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करेंगे, क्लियर है, हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करेंगे। ध्यान रखना, बड़े वाले इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है जेई में इसलिए बोल रहा हूँ, छोटे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करेंगे, क्लियर है। चल रहा हूँ मैं आगे, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। रो क्लियर होगा, आर एल अपॉन ए क्लियर होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे रो, तो रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। क्या है, ओम। अब मैं बात कर रहा हूँ इस कांस्टेंट पे, रो पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो पहले इसका मैं फॉर्मूला बना दूं रो का, आर का फॉर्मूला दिख गया, मैं रो का फॉर्मूला भी बना सकता हूं, देखना जरा। आर का फॉर्मूला पता है, रो का फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, कलर चेंज करता हूं। रो का फॉर्मूला देखना, आर तो यहां पे है ही, आर इंटू ए अपॉन एल, देख लीजिए जरा, रो ये रहा, ए को इधर ले जा, एल को नीचे ले आ, तो रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। तो अब डेफिनेशन सुनना, कुछ नहीं, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, क्लियर है, ऊपर वाले को मान लो 1 और नीचे वाले को भी 1 मान लो, क्लियर है, हाँ या ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मान लो और लेंथ को भी 1 मान लो, कोई दिक्कत, हाँ या ना। इसकी यूनिट भी लिखना चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको सेंटीमीटर, क्योंकि मीटरों में तो होता नहीं कभी भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड छोटा सा ही तो सेल बीकर में तो कराओगे यार, बीकर में कितनी दूरी सेंटीमीटर में ही जाएगी, मीटर में तो नाप नहीं पाओगे, ये थोड़ी 1 किलोमीटर दूर या 1 मीटर दूर रख रहे हो इलेक्ट्रोड, सेंटीमीटर में। तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चली जाएगी,
सेंटीमीटर्स में जाएगी पर वैल्यू, mm में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में जाती है ज़्यादातर, ठीक है, क्लियर है। तो एरिया कितना मान लिया हमने 1, लेंथ कितनी मान ली 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये वन कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो रो किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस इलेक्ट्रोड का कितना मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी को भी हमने कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर। तो डेफिनेशन सुनना, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्यों लिखा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसके लिए जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होगे, आप 2 इलेक्ट्रोड बनाओगे। पहला इलेक्ट्रोड ये रहा, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुकना बच्चों, थोड़ा 3D इफेक्ट के हिसाब से। दो इलेक्ट्रोड है आपके पास, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों इलेक्ट्रोड का 1 है और इन दोनों के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं वॉल्यूम नापना चाहूँ इनका, तो एक क्यूब बना देता हूँ मैं। क्या बना दिया? एक क्यूब बना दिया मैंने। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और इन दोनों के बीच की लेंथ 1। तो इस पर्टिकुलर क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? तो या ऊपर बना के दिखाता हूँ आपको अच्छा सा, ठीक है ना। तो अभी क्या माना हमने? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, इसकी लेंथ 1। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आएगा, देखना जरा, डायग्राम ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको ज्वाइन किया मैंने इससे, इसको ज्वाइन किया मैंने इससे, इसको ज्वाइन किया मैंने इससे, और पीछे वाले को ज्वाइन किया मैंने इससे। यार एक क्यूब बन गया, है ना। इसके अंदर जो भी वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्यूब का वॉल्यूम देख ले कैसे, एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी 1 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो किसके बराबर है? 1 ml के बराबर। तो यही तो मैं मेंशन कर रहा हूँ टेबल में। एरिया कितना माना? 1, लेंथ कितनी मानी? 1। तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जो आयंस मूव करेंगे इसी के बीच में तो मूव कर रहे होंगे। ये तो है नहीं कि साइड में मूव कर रहे होंगे। मेन तो जो करंट कंडक्ट कर रही होगी वो इस पर्टिकुलर जो वॉल्यूम में जो आयंस आ रहे होंगे उन्हीं के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि करंट इन्हीं दोनों के बीच में तो लगेगी। ये थोड़ी इसके पीछे और इसके पीछे लगेगी, इन दोनों इलेक्ट्रोड की सरफेस के बीच में तो लगेगी। तो यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम है वो कितना है? 1 ml। कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आएगा डेवलप होके, उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो देखो जरा, तो रो का क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितने ml में? उस सॉल्यूशन के 1 ml में जितने आयंस को रेजिस्टेंस फील हो रहा है। तो रो बराबर RA/L। A भी 1 है आपका, L भी 1 है आपका। क्लियर है? A भी 1 है और L भी 1 है। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम कितना हो गया? 1 ml। वो क्यूब बना लेगा, 2 इलेक्ट्रोड है ऐसे, इनकी सारी लाइनें ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे जो क्यूब बन गया एक, उसमें जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सॉल्यूशन में जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे वही तो फ्लोर है, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर या इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर। ये मान लो 2 आयन है, एक प्लस एक माइनस, प्लस गया इस पे, माइनस गया, मान लो इस पे, जिस पे भी जा रहा हो। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के बीच में ही तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, साइड में तो उनसे मतलब ही नहीं है। जो इस पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में आ रहा होगा जितना भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी हम बात करेंगे। क्लियर है? तो वही रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रोड के बीच में कितना वॉल्यूम आ रहा है? एक एरिया मान रहे हो 1 मान रहे हो और लेंथ भी 1 मान रहे हो, तो 1 ml ही आएगा। तो इसीलिए लिख दिया प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा? उस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे। किस पे डिपेंड करेगी? उस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? उस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगी। अब यूनिट देखो क्या लिखी है? ओम इंटू सेंटीमीटर। कैसे लिखी है मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। रो बराबर आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर।
क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो बचा कितना, रो की यूनिट ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर है? ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर है? तो रो की यूनिट क्लियर है, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब यहीं पे मैं बात करता हूँ आपसे कंडक्टेंस, क्योंकि आपको मैंने रेजिस्टेंस भी समझा दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ नहीं, कंडक्टेंस इज अपोजिट या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरीके से कंडक्टिविटी इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस। तो C को हम क्या लिख देंगे? 1/R लिख देंगे। क्या लिख देंगे? C को हम 1/R। तो ध्यान से देखना जरा, C इज इक्वल टू 1/R, और R खुद क्या है? R क्या है? रो L/A है। तो अब 1/R करेंगे तो ये भी तो घूम जाएगा, तो C क्या बन जाएगा? A/रो इंटू L। तो C बराबर डायरेक्ट लिख दे, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस बराबर एरिया अपॉन रो इंटू L, ये लिख दे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। क्लियर है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो अगर मैं इसे और एक्सपेंड करूं तो क्या लिख दूंगा? C बराबर 1/रो इंटू A/L। क्लियर है? और 1/रो बिल्कुल 1/रो रिप्रेजेंट करता है बच्चों K को। मैंने जैसे बताया, जैसे कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, उसी तरीके से कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो असल में मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, C बराबर K A/L। तो सारी बातें एक ही है, चाहे तू 1/R मेंशन कर, चाहे तू उसे A/रो इंटू L मेंशन कर, चाहे तू C बराबर अलग अलग करके लिख दिया तो 1/रो को K लिख के तो C बराबर K इंटू A/L लिख, सब कुछ सेम ही बात है, सब कुछ सेम ही बात है। तो क्योंकि ये है क्या? A/रो इंटू L, R ही तो है, 1/R ही तो है। देख ले 1/R लिखा, तो अब R की क्या था फॉर्मूला? ये, तो 1/R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दे इसका। क्लियर है? अब 1/रो को भी हम क्या कह सकते हैं? K कह सकते हैं। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जैसे रो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है तो K, इसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? रो बोल देता हूँ उसको, इसको कप्पा बोलते हैं बच्चों, K को कप्पा बोलते हैं, KAPPA। क्लियर है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को मेंशन करता है, या कंडक्टिविटी आप केवल अकेला बोल सकते हैं, कंडक्टेंस मत बोलना, क्योंकि कंडक्टेंस तो ये है। ये क्या है? कंडक्टिविटी है। जो जैसे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी, अब ध्यान से समझना, क्या? रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखाऊंगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कंडक्टेंस आपको क्लियर होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R या फिर A/1/रो इंटू A/L। 1/रो को हम क्या लिख देते हैं? कप्पा लिख देते हैं, इसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब कंडक्टेंस की यूनिट लिख रहा हूँ, कंडक्टिविटी की नहीं बोल रहा अभी, कंडक्टेंस C की यूनिट। ठीक है? R की यूनिट क्या थी? ओम। कंडक्टेंस की यूनिट 1/ओम क्या होती है? ओम इनवर्स लिख दिया, इसी का मतलब होता है 1/ओम। ओम इनवर्स लिख दिया, इसी का मतलब होता है 1/ओम। इसी को ही ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स बोल देते हैं। क्लियर है? एक और डेफिनेशन, एक और यूनिट होती है मोहो, MHO उल्टा कर देते हैं। क्लियर है? ओम का उल्टा MHO, या फिर सीमेन भी बोल देते हैं, SEMENS साइंटिस्ट के नाम पे है। क्लियर है? SEMENS तीनों यूनिट है बच्चों किसकी? कंडक्टेंस की। चले आगे, ये तो हो गई आपकी बात कंडक्टेंस की, क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था? 1/रो। क्लियर है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था? 1/रो, और रो का फॉर्मूला क्या था? मैं लिख दे रहा हूँ पहले, फिर उसको वहीं पे कन्वर्ट करेंगे। रो का फॉर्मूला क्या था? R इंटू A/L। अब इसका रेसिप्रोकल घुमा दे तो K बन जाएगा, तो K बराबर क्या हो गया आपका? 1/R इंटू L/A। हो गया अपोजिट, रेसिप्रोकल निकालें हम। ठीक है? क्या K हो गया? बोल भाई, L/A। अब कितना मानेंगे? 1 सेंटीमीटर। इसे कितना मानेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस वो क्यूब जो बनेगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 ml के बराबर। तो 1 ml में ही बात करेंगे हम। किस में बात करेंगे बच्चों? 1 ml में ही हम बात करेंगे सारी। वॉल्यूम कितना? 1 ml में ही अब हम बात करेंगे सारी। क्लियर है? देखो जरा डेफिनेशन। अब कंडक्टेंस है ये भी, अगर आप निकालोगे तो इसको C लिख सकते हैं, K को मैं लिख देता हूँ फिर भी। तो K बराबर क्या लिख सकते हैं, और 1/R को मैं C लिख दे रहा हूँ। ठीक है?
L अपॉन ए, डेफिनेशन देख, ये भी 1 ये भी 1, तो K और C बराबर हो गया, K और C बराबर हो गया, क्लियर है। तो K क्या है, असल में कंडक्टेंस के बराबर, कब, जब हम 1 ml में बात करें, तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस की वो वैल्यू कौन सी, जो किसकी वजह से नापी हमने, उन आयंस की वजह से जो कि 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 1 ml सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी आएगी वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाई जाएगी। तो इसी तरीके से वही था रेजिस्टेंस में, उल्टा था। तो 1 ml में जितने भी आयंस हैं उनमें जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उनके लिए, जो उन पे रेजिस्टेंस लगेगा, उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोल रहे थे। तो इसके को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो वही चीज़ है, 1 ml की बात चलती है। तो अब कंडक्टेंस क्लियर है, अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी क्लियर है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्लियर है। चल रहा हूँ मैं आगे। तो K बराबर क्या, 1/r इंटू एल अपॉन ए, और मेरे ख्याल से एल अपॉन ए को आप सेल कांस्टेंट कहते हैं, एल अपॉन ए को आप सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं और चेंज कर रहा हूँ, तो K बराबर 1/r को मैंने लिख दिया C और एल अपॉन ए को लिख दिया सेल कांस्टेंट। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो बहुत यूज आएगा आपके आगे जाके क्वेश्चंस में, बोलेगा ये टर्म लिख रहे हैं ना, इन्हीं टर्म की वैल्यू देगा वो, बोलेगा कंडक्टेंस की वैल्यू ये है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू ये है, बोलेगा एल अपॉन ए नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा सेल कांस्टेंट की वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सीधा मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो K बराबर C इंटू सेल कांस्टेंट, तो ये टर्मिनोलॉजी भी याद होनी चाहिए, K फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, C फॉर कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट फॉर एल अपॉन ए। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कुछ नहीं, फॉर्मूले को मैंने चेंज किया, क्लियर है। अब यूनिट ऑफ K उसकी क्या थी, ओम इंटू सेंटीमीटर, यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है। तो ओम को हम मोहो भी लिख सकते हैं, मोहो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, खत्म बात। चले आगे, पक्का। अब ये जो K है असल में डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कि उस 1 ml में कितने आयंस हैं। तो ये जो K की वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनना। ये जो K है किस पे डिपेंड करेगा, आयंस की कंसंट्रेशन पे। उस पर्टिकुलर 1 ml में कितने मैक्सिमम आयन है, अगर किसी सॉल्यूशन में 1 पर यूनिट वॉल्यूम में ml में नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, या कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ, क्लियर है। और दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी। चल रहा हूँ मैं आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मोलर कंडक्टेंस की, ये क्लियर होगा यहाँ तक, दिखा देता हूँ एक बार। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस क्लियर है, रेजिस्टेंस समझा दिया, कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल, वो सारी चीज़ें मैंने ड्राइव करके आपको दिखा दी, क्लियर है। कुछ नहीं, रेसिप्रोकल करना है 1/r, C बराबर 1/r, सारी वैल्यू चिपकाते चलना, खत्म बात। और 1/ρ को हम K कहते हैं, ये मैंने बता ही दिया, क्लियर है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझा दिया पूरा मैंने। चले आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बहुत जाने माने टॉपिक है क्या ये देखते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो 1 ml के अकॉर्डिंग देखी जाती है। अब मोलर कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिखा दिया मैंने आपको, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या वो कंडक्टेंस जो किसकी वजह से हो, नंबर ऑफ आयंस, किस में प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ आयन 1 ml सॉल्यूशन में, क्या कंडक्टेंस ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वही लिखा है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस या नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक। अब मोलर कंडक्टेंस भी उसी तरीके से, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस of that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolyte। क्या पर्टिकुलर वो वॉल्यूम जो डाइल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूशन एक तरीके से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, C बराबर 1/V, 1/V है ये, क्लियर है, डाइल्यूशन V है। तो V वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। V क्या बच्चों, वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, खत्म बात। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस of that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolyte, क्या जिसमें कितना मोल हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, क्लियर है। तो सपोज करो कि वॉल्यूम की वैल्यू अब निकलेगी कैसे, मोलैरिटी से। किससे निकलेगी बच्चों, मोलैरिटी से। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 1, मोलैरिटी को नीचे ले जा, तो ये वही डाइल्यूशन है,
ये वही डाइल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या? जिसमें उस वॉल्यूम में कितना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें 1 है। तो आपको लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखना है। तो लैम्डा एम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर है? मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं। आपको ये पता है 1 ml में जो कंडक्टिविटी होती है वो K रिप्रेजेंट करता है। 1 ml में जितने भी आयंस होते हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो K होती है, तो K लिख दिया। ये पर यूनिट के अकॉर्डिंग आ गया। अब आपको पता करना है V वॉल्यूम में, जिसमें आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस वॉल्यूम के लिए आपको कंडक्टिविटी पता करनी है। तो 1 ml के लिए आपको पता है K और इस वॉल्यूम में पता करनी है, तो मल्टीप्लाई कर दे। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया क्या? K इंटू V। ये V वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ये V वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो आपको 1 ml की कंडक्टेंस पता है, जिसको अपन K कहते हैं, अभी बताया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। आपको 1 ml में जो आयन से जितने भी ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस है उसे K कहते हैं। अब आपको उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस निकालनी है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला है। तो इस वॉल्यूम को मैंने डाइल्यूशन से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन एक तरीके की वॉल्यूम है। तो ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल मतलब एक तरीके की कंसंट्रेशन हो गई 1/m, या V लिख या 1/m, एक ही बात है। क्लियर है? तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम या इंटू डाइल्यूशन, और ये वो डाइल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला क्लियर होगा? आगे देखिए। तो मोलर कंडक्टेंस बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम या फिर डाइल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। क्लियर है? तब इस वॉल्यूम को और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आगे क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V, N कितना? 1 मोल माना, तो इस वॉल्यूम को निकालेंगे तो 1/m। अगर ये लीटर में है, अगर यही चीज़ ml में होती तो 1000/m लिख देते हैं। क्या लिख देते बच्चों? 1000/m। सीधी बात है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले से निकला है। तो ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल। अब ये अलग बात है, ये वॉल्यूम ml में है, ये वॉल्यूम लीटर में है, दोनों वही वॉल्यूम जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। तो फॉर्मूला क्या? लैम्डा एम का थोड़ा सा बदल जाएगा, क्या? K इंटू 1/V अगर लीटर में लिया है वॉल्यूम, या फिर K इंटू 1000, नहीं नॉट 1/V, 1/m। एक सेकेंड, K इंटू 1/m ये तब है जब वो वॉल्यूम लीटर में है, अगर क्वेश्चन में डाइल्यूशन लीटर में पूछ रहा है, और ये इंटू 1000/m जब वो ये डाइल्यूशन तब है जब ml में दे रखा है। 1000 तब आएगा जब वो वॉल्यूम ml में होगा। क्वेश्चन क्लियर है? जब वो ml में होगा, नहीं तो लीटर में तो 1/m लिखा जाएगा। तो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अगर लीटर में चाहिए तो 1/m लिखना, ml में है तो 1000/m लिखना। चल रहा हूँ मैं आगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। लैम्डा एम बराबर क्या? K इंटू 1000/m जब वॉल्यूम ml में मान रहे हैं। K की जगह कभी कभी नहीं दी होती है, कंडक्टेंस बता रखी है, तो K की जगह आप क्या? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर K नहीं दिया है तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट की वो जरूर वैल्यू देगा वहाँ पे। तो K की वैल्यू आपको खुद सॉल्व करनी है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट लगाकर, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट लगाकर। अब यूनिट की बात करेंगे हम, यूनिट देखेंगे इसमें। तो यूनिट मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगी? फॉर्मूला पुट कर ले, वैल्यू पुट करते हैं। K इंटू 1000/m, K की यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर अभी निकाल के दिखाई थी, या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे लिख लेना। तो सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोलैरिटी की यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ये सीख चुके हैं आप, N/V फॉर्मूला होता है, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर की पावर -3। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी ये यूनिट आएगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आती है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होंगे। क्लियर है चीज़?
सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक बार फिर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? वो कंडक्टेंस जो किन आयंस की वजह से है, उन आयंस की वजह से जो कि किस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हम मान चुके हैं। एक तरीके से कंसंट्रेशन हो गई इसकी, क्या एक तरीके से इसकी कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन हो गई। वो वॉल्यूम जिसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। क्लियर है? क्योंकि आपको 1 ml का पता है और VmL का निकालना है, तो यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को फर्दर मोलैरिटी की मदद से मैंने निकाल लिया। V अगर लीटर में तो 1/m लिख देंगे, ml में तो 1000/m लिख देंगे, खत्म बात। इतना सा कंसेप्ट लगाना आपको। कर पाएंगे कि नहीं? चले आगे। इसको उठा के मैंने यहाँ चिपका दिया, फॉर्मूला ऐसे बना दिया K × 1000/m या K × 1/m। क्लियर है? चले आगे बढ़ जाऊँ तो K कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में डायरेक्ट K तो कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट अभी सॉल्व करके दिखाया था मैंने। तो यूनिट निकाल लिया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूले की यूनिट कर, K की यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल्स की वो मोलैरिटी की यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो ये भी वही उसी तरीके से, बस यहाँ पे वहाँ पे क्या था 1 मोल था, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम, उस डाइल्यूशन या उस कंसंट्रेशन ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो 1 मोल के लिए था, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात है। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लैम्डा ई बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वी। वी क्या है? वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। कितना ग्राम इक्विवेलेंट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। तो K इंटू वी, अब V को निकालना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी के केस में यूज करते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने मानने हैं? 1। तो नॉर्मेलिटी बराबर 1/V इन लीटर। अब V इन लीटर ही दे रखा है आपको, तो V इन लीटर बराबर 1/n, या फिर अगर ml में है तो 1000/n। खत्म बात। इसको उठा के इस फॉर्मूले में चिपकाना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/n, और अगर लीटर में है तो 1/n कर देना। अगर क्वेश्चन में K नहीं दे रखा है तो K निकाल लेंगे। कैसे? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट से, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट से। बस इतना सा फर्क है, वो मोल्स के टर्म्स में था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लेना है आपको, और वहाँ मोलैरिटी थी तो डेफिनेटली ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आएगी। क्लियर है? चले आगे। तो यूनिट देखी जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, फॉर्मूला K × 1000/n। K की यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या? इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। क्या वहाँ पे क्या था? मोल्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर -3। सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या था? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे क्या? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इतना फर्क है वहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है? वहाँ पे मोल्स के टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म्स में बात चलती है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी के टर्म्स में बात चलती है। सेम चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है। ये वो वॉल्यूम है जिसमें हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, वो वॉल्यूम था जिसमें 1 मोल इक्विवेलेंट प्रेजेंट था। खत्म बात। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन कभी कभी आता है इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। देखो भाई रिलेशन, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला K × 1000/m, ये n लिख दिया गलती से बच्चों, m है ये, मैं लिख दे रहा हूँ, K × 1000/m आएगा ये। m आएगा ये। क्लियर है? n नहीं आएगा। और कोई कलर नहीं है क्या? ये भी कलर बेकार है। ये भी कर दो उसके ऊपर। मान लो ये है नहीं, n नहीं आएगा, m आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? m आएगा। तो मोलर कंडक्टेंस K × 1000/m, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K × 1000/n। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
मोल कॉन्सेप्ट में नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू ये क्या है वैलेंसी फैक्टर। क्या है वैलेंसी फैक्टर, क्या है बच्चों वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक तरीके का सॉल्ट है, तो ये कैटायनिक चार्ज होगा या फिर एनायनिक चार्ज। तो ये क्या होगा टोटल कैटायनिक चार्ज और प्लस नहीं करना और टोटल एनायनिक चार्ज, कोई सा भी है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ही होता है। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं मोलैरिटी की जगह रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज करके फॉर्मूला मोलैरिटी क्या हो जाएगा फिर नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे पुट करूँगा तो नॉर्मेलिटी वैलेंसी फैक्टर घूम के ऊपर चला जाएगा। तो लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन एन। अब इस एम को मैं इस फॉर्मूले से हटा रहा हूँ, मोलैरिटी बराबर नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी नीचे वैलेंसी फैक्टर ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये वाला हिस्सा आपको दिख गया होगा, इसको हम लैम्डा ई बोल सकते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये मोलर कंडक्टेंस है और ये क्या है वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर कंडक्टेंस बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेशियो क्या बताएगा वैलेंसी फैक्टर। तो देख ले लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई बराबर एक्स बैठा और एक्स यहाँ पे क्या है वैलेंसी फैक्टर, बार बार बोल रहा हूँ। और जो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको कैटायनिक चार्ज या फिर एनायनिक चार्ज को, कैटायनिक चार्ज या फिर एनायनिक चार्ज को। तो ये छोटा सा रिलेशनशिप था बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया मैंने सम बेसिक का, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ध्यान से देख लो सबको क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, क्या वैलेंसी फैक्टर यूज किया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर है। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा ई का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है, क्या रिलेशन आएगा, कौन क्या मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई, सारी चीजें हो गई। यहाँ पे बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है कंडक्टेंस के बारे में। अब मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा कुछ आपको। क्लियर है। आपको मैंने कंडक्टेंस दिखा दी, रेजिस्टेंस दिखा दी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिखा दी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिखा दिया, मोलर कंडक्टेंस दिखा दी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिखा दी, उन दोनों का रिलेशन दिखा दिया। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की। चलो क्वेश्चन देखना बच्चों अब, है ना। पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों वाला, ध्यान से देखना। फॉर 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन द रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 200 ओम रेजिस्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल इज 1। सेल कांस्टेंट बता दिया 1 और फाइंड करना है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में पहले लिख लो। रेजिस्टेंस बता रखा है तुम्हें कितना 200 ओम, सेल कांस्टेंट बता रखा है मतलब L/A बता रखा है कितना 1। निकालना क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है। फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का K × 1000/n। अब K है क्या आपके पास, K है क्या बोलो, मेरे को तो कहीं K दिख नहीं रहा, तो K निकाल लेंगे हम किससे, R से और L/A, क्योंकि K का फॉर्मूला पता है मुझे कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस क्या होता है 1/R इंटू L/A। 1/R की वैल्यू 1/200 और L/A उसने बता रखा है 1, तो K की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/200। उठाओ यहाँ चिपका दे, K कितना आ गया 1/200 इंटू 1000 और नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में बता रखी है 0.01, चिपका दियो आंसर आ जाएगा। खत्म, कुछ नहीं करना था वहां पे, बस ये देख लेना दे क्या रखा है, पूछ क्या रहा है और किस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। खत्म बात। K क्या फॉर्मूला आपको पता है, K क्या लिखते हैं हम लोग, K बराबर C इंटू सेल कांस्टेंट। C को अब यहाँ पे 1/R और सेल कांस्टेंट को L/A, यही तो था फॉर्मूला, ये बताया था मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दो सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, बस ध्यान से देखना। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें आ गई इसमें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है बेटा 0.1। आपको मैंने बताया है, जो मुझसे पढ़ रहे हैं रेगुलरली सॉल्यूशन वाले चैप्टर में और सम बेसिक में। क्लियर है। जो नए आए हैं वो आज से सुन लेना। डेसी नॉर्मल को बच्चों 0.1 नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन को। क्लियर है।
फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 32 ओम। उस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 32 ओम है। क्लियर है? तो आर की वैल्यू दे दी। इफ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1.8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या उन दोनों के बीच की दूरी 1.8 है और उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया 5.4 है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये तीन चीज़ आपको निकालनी है। क्लियर है? सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब दे क्या क्या रखा है पहले वो लिख ले रहा हूँ। दे रखा है आपको आर कितना 32, दे रखा है आपको एल 1.8 सेंटीमीटर, दे रखा है ए 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब निकालना क्या क्या है, पहले निकालना है आपको एल अपॉन ए, उसके बाद क्या निकालना है आपको के निकालना है, और लास्ट में आपको क्या निकालना है, लैम्डा ई। दे क्या क्या रखा है और निकालना क्या है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर मेंशन्ड है, एल मेंशन्ड है, ए मेंशन्ड है। सबसे पहले क्या निकालना है, एल अपॉन ए, वो तो आ गया होगा, सेल कांस्टेंट डिवाइड मार दो, 1.8 अपॉन 5.4 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? उसके बाद क्या निकालना है, के का फॉर्मूला क्या था, सी इंटू सेल कांस्टेंट। अब सी है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो पर आर तो है, तो सी निकाल लोगे, तो सी इंटू सेल कॉन्स्टेंट की जगह 1 अपॉन आर इंटू सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू अभी आपने निकाली है पहले ऑप्शन में, यानी 0.33, या एल अपॉन ए रख देना, आपकी मर्जी है। तो 1 अपॉन आर 1 अपॉन 32, 1 अपॉन 32 आएगा बच्चों, कितना है 32। क्लियर है? इंटू 0.33, सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। क्लियर है? नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेना आराम से। 1 अपॉन 32 इंटू 0.33 सॉल्व करेंगे, ये 32 है, ठीक है ना। 1 अपॉन 32 इंटू 0.33। लास्ट आपका बचा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, K इंटू 1000 अपॉन N। अब 1000 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देख लो भाई लेंथ और एरिया सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम इनका ml में ही होगा। क्लियर है? तो K कितना निकाला अभी आपने, 0.104166 इंटू 1000 वो रहा, अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, 0.1। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन आया हुआ है नीट में ये वाला। क्लियर है बच्चों? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। क्लियर है? चल रहा हूँ मैं आगे, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बच्चों वाला क्वेश्चन था, आ जाना चाहिए। चले आगे, आगे बढ़े, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगला हटा रहा हूँ मैं। क्लियर है? ये दो सिंपल से क्वेश्चन थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं बच्चों। दो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन थे, दोनों लिख दिए मैंने। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा कि हमने ये जो निकाल दी है इक्विवेलेंट की वैल्यू, कंडक्टेंस की वैल्यू, इनका कोई एक्सपेरिमेंट है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंडक्टेंस को और उसकी कंडक्टिविटी को? बिल्कुल है एक्सपेरिमेंट। असल में जो एक्सपेरिमेंट है उनसे हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, उसे हम रेसिप्रोकल करके कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने भी कंसेप्ट हैं, आप वैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे भी लागू होता है। यहाँ पे भी उसी प्रिंसिपल की मदद से हम पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर बाद में उसे कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। रेसिप्रोकल ही तो करना है, एंड में कर देना। ठीक है? तो सबसे पहले आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखाने से पहले मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताता हूँ, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसका कंसेप्ट क्या है ध्यान से देख लेना बच्चों। ये जो डायग्राम बन रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। क्लियर है? किसका डायग्राम है? व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेजिस्टेंस है, एक R1, एक R2, एक R1, R3, R2 एंड R4, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है बच्चों करंट को। किसको डिटेक्ट करता है? करंट बताता है कि चल रही है कि नहीं चल रही है, डिफ्लेक्शन के बेसिस पे बताते हैं। ठीक है ना? चले आगे। तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने AC सोर्स लगाया है। असल में फिजिक्स में अपन DC सोर्स लगाते हैं, हम यहाँ पे AC सोर्स लगाएंगे। उसका रीजन मैं आगे जाके दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ, आगे अभी नोट में आएगा वो देखेंगे। AC सोर्स का रीजन है, पर ये भी करंट ही जनरेट प्रोड्यूस, जैसे बैटरी होती है, ये जनरेटर है, AC टाइप का सोर्स है। क्या है? AC सोर्स है, जिसमें करंट अपनी फेज बदलती रहती है। आपके यहाँ पूरा चैप्टर है AC, ऑल्टरनेटिंग करंट, वही AC है ये। क्लियर है? तो AC सोर्स यूज करते हैं अपन लोग। क्लियर है? 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। तो हमें इनमें क्या करना पड़ता है, नल पॉइंट देखते हैं। जब हम करंट पास कराते हैं तो एक नल पॉइंट डेवलप करते हैं। मतलब नल पॉइंट क्या होगा? वो कंडीशन जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है।
क्या, उसे हम कहते हैं नल पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों क्या कंडीशन होती है वो देखेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बेटा कोई से भी 3 तो नोन होते हैं और थर्ड वाला जनरली अननोन रहता है। जो हमें कैलकुलेट करना होता है रेजिस्टेंस उसको हम जनरली R3 मानते हैं। बाकी के R1, R2 और R4 हम लोग नोन रेजिस्टेंस रखते हैं। क्या रेजिस्टेंस रखते हैं बच्चों? जो रेजिस्टेंस हमें पहले से पता है, जिनकी वैल्यू क्लियर है। रेजिस्टेंस बॉक्स आते हैं बाजार में, तो वो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, और ये R3 वो रेजिस्टेंस है जो हमें निकालना है। तो इसकी एक प्रिंसिपल होता है या कंडीशन होती है नल पॉइंट वाली, तो वो देखना। नल पॉइंट क्या है? जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब बैलेंस करना है हमें व्हीटस्टोन ब्रिज। जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नल पॉइंट। जिस कंडीशन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया क्या? बैलेंस। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? ये कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो और इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाता है। R1/R2 बराबर R3/R4, ये होती है नल पॉइंट की कंडीशन। बिल्कुल ऐसी मिलेगा आपको, क्लियर है। ये 3 तो नोन रेजिस्टेंस होते हैं, ये अननोन, और ये अननोन रेजिस्टेंस इस हिसाब से निकल के आता है कि R1 और R2 का जो रेशियो है वही रेशियो R3 और R4 का बैठता है। इसको कहते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर एट नल पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जब यहाँ से गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, तो इधर वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाता है इधर वाले दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो को। तो उस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के आने पर, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर लेते हैं, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, वो कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। तो उस कंडीशन में ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर R3/R4 के रेजिस्टेंस का रेशियो। तो एट नल पॉइंट R1 बराबर अपॉन R2 बराबर R3/R4। तो R1/R2 पता है, R3 पता नहीं है, R4 पता है, तो 3 रेजिस्टेंस पता है, तो R3 निकल सकता है। जनरली R3 अननोन रहता है, जनरली R3 अननोन रहता है। अपैरेटस से बनाए गए हैं, ऐसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। R1, R2 और R4, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप R3 को ही बनाओ। नाम बदल दूंगा मैं, इसको R4 रख दिया, इसको R2, बट जनरली एक ही ऐसा रेजिस्टेंस होगा इन चारों में से जो अननोन होगा, बाकी के 3 नोन होंगे, तभी निकल सकता है आंसर। तो R1, R2 और R4 नोन होते हैं और R3 अननोन होता है, जिसे हमें फाइंड करना पड़ता है। तो R3 का फॉर्मूला क्या बन गया? R1 इंटू R4/R2। तो ये आ गया आपका कब? एट नल पॉइंट। ये कंडीशन कब आएगी? नल पॉइंट पे, जब इस वाली वायर से, ये जो बीच वाली वायर है, करंट फ्लो होना बंद हो जाए, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, क्लियर है। तो उस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और R3 बराबर R1 इंटू R4/R2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्लियर है। अब एक नोट लिखा है मैंने, AC सोर्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये क्यों है? क्योंकि बच्चों जो हम R3 निकालेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए निकालेंगे, और सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और वहाँ पे हमने DC सोर्स पास किया तो दिक्कत है, क्लियर है। उसके थ्रू हमें DC सोर्स पास नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, अभी बताऊँगा क्या आएगी दिक्कत, क्लियर है। तो AC सोर्स हम यूज़ करते हैं जिससे इलेक्ट्रोलिसिस प्रिवेंट हो जाए। क्या प्रिवेंट हो? इलेक्ट्रोलिसिस प्रिवेंट हो। अभी बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिसिस तो समझ गए, डिकम्पोजिशन होना उस इलेक्ट्रोलाइट का, क्लियर है, उस इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होना, ठीक है ना। तो अब मैं उस एक्सपेरिमेंट पे जा रहा हूँ। आपको मैंने प्रिंसिपल सिखा दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का, R1, R2, R4, R3। R3 अननोन है, तो यहीं पे हम वो सेल ज्वाइन करेंगे, यहीं पे हम वो सेल ज्वाइन करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेटा प्रिंसिपल पे काम करता है मीटर ब्रिज। तो हम यूज़ करते हैं अपैरेटस, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज। असल में मीटर ब्रिज एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है जिसपे ये काम करता है, मीटर ब्रिज, क्लियर है। तो द apparatus used in experiment is meter bridge which work on the principle of Wheatstone bridge। वही नल पॉइंट वाला, जब बीच वाले गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। तो मीटर ब्रिज एप्लीकेशन है या फिर apparatus है जो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये लकड़ी का तख्ता होता है, ये होता है, ये होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पूरी मेटल की वायर होती है, क्लियर है। और इस पूरी मेटल की A पॉइंट से C पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, अपैरेटस, ये लकड़ी का पार्ट है बच्चों, इसको रफ करो, ये लकड़ी है पूरी की पूरी, क्लियर है। ये भी लकड़ी का होता है, ये भी लकड़ी का होता है, इस पे पेच कसे हुए होते हैं ऊपर, क्लियर है, जिनको मैंने A कहाँ गया, B कहाँ गया, B, ये B पे कोई पेच नहीं होता, A, ये C,
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पेच होते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं वायर की मदद से। क्लियर है? पेच कसे हुए होते हैं लोहे के, वही चीज़ है। और ये वायर होती है एक लोहे की जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ से हम तार से कनेक्ट करते हैं ये किसको, बैटरी को। AC सोर्स है। कैसा सोर्स है बच्चों? AC सोर्स होता है। क्लियर है? कैसा सोर्स है बच्चों? AC सोर्स होता है ये। क्लियर है? चलिए सुनिएगा, अब क्या किया, इस पॉइंट से कनेक्ट किया मैंने, इधर का रेजिस्टेंस कितना लिखा है R4, इधर का रेजिस्टेंस कितना लिखा है R3। अब ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है और ये जॉकी होता है। ये यहाँ पे ये एरो दिखाया है मैंने, B वाला एरो दिखाया है, ये होता है जॉकी जो मूव करता है, जो इस वायर पे हम नचाएंगे। पहले लगा दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसको सेल से कनेक्ट कर दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर पकड़ा मैंने, जॉकी पकड़ा, पूरी वायर पे एक तरफ से लेके मैं चल रहा हूँ। जैसे ही मुझे किसी पॉइंट पे यहाँ पे B पॉइंट तक मैं जैसे जैसे आ रहा हूँ, जैसे मैं B पॉइंट पहुँचा तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है, पेन सा होता है। क्लियर है? जैसे इस पेन को पकड़ के मैं चलूँ, इस पेन को मैं यहाँ से पकड़ के चलूँ, यहाँ से ज्वाइन किया मैंने, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, इसके पीछे लग रहा होगा गैल्वेनोमीटर, ज्वाइन कर देते हैं, आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और B पॉइंट ऐसा आया कि मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा हो गया 0, तो वही नल पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट है, जब मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट किया, मेरी गैल्वेनोमीटर में कैसी आ रही थी डिफ्लेक्शन 0, तो ये जो पॉइंट है ये नल पॉइंट है। इस पॉइंट पे जैसे मैं टच करूंगा इसके जॉकी को तो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 आएगी। तो ये काम 2-3 बार कराया जाता है जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ यही पॉइंट नल पॉइंट है। क्लियर है? रफ कर रहा हूँ इसे मैं जरा। क्लियर है? यही पॉइंट नल पॉइंट है। तो हो गया काम। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वायर की लेंथ नाप लेते हैं बच्चों, और यहाँ से लेकर यहाँ की तक की वायर की लेंथ निकल जाएगी। ये नाप लो, ये पता लग जाएगी यार, क्योंकि पूरी क्या है 100 सेंटीमीटर, इसका पता लग जाए तो ये तो 100 - L होगी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डिस्टेंस के डायरेक्टली। तो इसका R1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? L1 के, और इसका R2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? 100 - L के। क्लियर है? तो R1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? L के। R2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? 100 - L के। R4 की वैल्यू पता होती है पहले से ही, X मान लो। R3 क्या है? अननोन, कैलकुलेट करना है। और ये नल पॉइंट आप बता चुके हो, ये क्या नल पॉइंट आप बता चुके हो। और ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे सेल, पूरा क्या लगा रखा है बच्चों? सेल। तो ये सेल पहले बात तो एक नॉन कंडक्टिंग लेयर से जुड़ा होता है, थर्मोस्टेट, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब हीट का इफेक्ट या टेम्परेचर का इफेक्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो एक ऐसी कवरिंग होती है ये नॉन कंडक्टिंग लेयर, जिसके थ्रू हीट वगैरह पास नहीं होती। तो थर्मोस्टेट मतलब पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर पे, कौन से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जो भी काम चल रहा है इसके अंदर वो सब 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो लेयर रखी हुई है नॉन कंडक्टिंग लेयर, ये बचा के रखेगी उसे। क्लियर है? इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टिविटी वाटर भर दिया है। क्या लिख दिया है? इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टिविटी वाटर एक साथ मिक्स करके भर दिया है। क्यों? स्पेसिफिक कंडक्टर, क्योंकि इस पानी का होता है 0, इसीलिए आराम से सॉल्यूशन घोलेंगे ना, क्योंकि हम नॉर्मल वाटर में भर के रखते हैं, तो नॉर्मल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बहुत सारे कलेस आते हैं, उनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0 नहीं होती। तो कंडक्टिविटी वाटर होता वाटर की तरह ही हम लोग ले लेते हैं असल में। तो ये वाटर ऐसा है जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसा रहता है? 0। तो इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि अगर हमें निकालना प्रॉपर कंडक्टेंस है तो उसके लिए एटलीस्ट पहले प्रॉपर रेजिस्टेंस निकल के आए। तो यहाँ पे अगर मैंने इस इलेक्ट्रोलाइट को पानी के साथ मिला दिया नॉर्मल वाटर के साथ, तो इसकी कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी, और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे भी फर्क पड़ता है, उसके कंडक्टेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो हम इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे तो डायरेक्ट भूल नहीं सकते, या तो मोल्टन स्टेट में लेना, क्लियर है, या फिर उसे कंडक्टिविटी वाटर, जनरली कंडक्टिविटी वाटर के साथ मिला के रखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट को। क्लियर है? किसके साथ? कंडक्टिविटी वाटर। और ये वाटर की प्रेजेंस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस पे, क्योंकि इस वाटर का कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसा है? 0, तो उसकी कंडक्टिविटी भी जनरली 0 ही रहती है। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रोलाइट को हम इस कंडक्टिविटी वाटर में घोल के सॉल्यूशन बना के भर देते हैं, कि इसलिए कंडक्टिविटी वाटर लिए थे, वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0। अगर और कोई होता उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता तो इस इलेक्ट्रोलाइट के जो कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस या कुछ भी निकालते तो उस पर वेरिएशन आता, इसीलिए हमने कंडक्टिविटी वाटर लिया, सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर भर दिया हमने। क्लियर है? ये पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड। अब हाँ, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो डिकम्पोज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। पता लगी थोड़े टाइम बाद एक ही सोर्स है, कैथोड एनोड, मान लो डिपोजिशन रिएक्शन चल रही होती, मान लो अगर डिपोजिशन रिएक्शन चल रही होती, इसमें सॉल्यूशन तो आप बार बार डब्बा खोल के भर नहीं सकते, एक बार चल गई तो निकालने के लिए 2-3 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ढंग से। क्लियर है? तो अगर सॉल्यूशन ऐसा भर देता और यहाँ पे मैं डीसी सोर्स लगा देता, तो
एक इलेक्ट्रोड इनमें से फिक्स हो जाता कि वो कैथोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड उसमें से फिक्स हो जाता कि वो एनोड है, और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती। धीरे 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 क्या हुआ पता लगी, मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई और कैथोड पे कैटायन डिपॉजिट हो गए, तो थोड़े टाइम बाद सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी कि अब कोई कैटायन नहीं, अब कोई एनायन जाने के लिए बचा ही नहीं। इसीलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिवेंट कराते हैं कि पता लगे थोड़े टाइम बाद कि इस सॉल्यूशन में ना कैटायन फ्लो कर पा रहे ना एनायन, पता लगी करंट रुक गई फ्लो होना। तो इसीलिए हम लोग एसी सोर्स लेते हैं कि कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ना हो जाए, कंप्लीट डिकम्पोजिशन ना हो जाए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट बचा रहा है जो बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज होकर फर्दर आयन को पास ऑन करा दे। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी तो ये सेल रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, करंट ही नहीं जा पाएगी यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या बोल देते हैं हम उस केस में, इनफाइनाइट हो गया, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्लियर है? तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो एसी सोर्स इसलिए लिया है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स बदलते रहते हैं। जैसे पहली दो साइकिल चलती है बेटा, एक पॉजिटिव साइकिल चलती है, एक नेगेटिव। पहली साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है तो बढ़िया, अब जैसे ये दूसरी साइकिल अपनी करंट की पास करेगा तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। जस्ट डायरेक्शन बदल देता है करंट की। अगर पहले लेफ्ट टू राइट जा रही है करंट पहले साइकिल में, दो हाफ साइकिल चलती है, बिल्कुल जैसे वेव चलती है ना उसी तरीके से यहाँ पे चलती है, ऐसे चलती है। एक पॉजिटिव साइकिल होती है करंट की, एक नेगेटिव साइकिल। इसमें जैसे कि पॉजिटिव साइकिल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव है, अब जैसे ये करंट दूसरी साइकिल में पहुंची अपनी नेगेटिव में तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो, अपनी पोलैरिटी बदल ले, और पोलैरिटी बदल लेंगे तो करंट की डायरेक्शन बदल लेगी और इलेक्ट्रोलिसिस हमारा रिवर्सिबल कंडीशन में चलता रहेगा कि पहले ये कैथोड फिर वो एनोड, फिर दूसरी साइकिल में वो कैथोड और ये एनोड। तो इससे कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस को हम प्रिवेंट करा लेते हैं, इसीलिए एसी सोर्स का हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने सेल समझा दिया, ये मैंने मीटर ब्रिज समझा दिया। अब इसके ऊपर वो लगाते हैं हम लॉ, नल पॉइंट वाला। क्लियर है? तो कंडक्टिविटी वाटर क्यों लिया, नॉन कंडक्टिंग लेयर क्यों ली, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट से रेजिस्टेंस में वेरिएशन आया था इसीलिए। ठीक है? तो अब नोन कौन कौन से हैं, R1, R2 और R4, R3 निकालना आपको। क्लियर है? तो नल पॉइंट पे क्या होता है, एट नल पॉइंट R1/R2 कौन सा, R1/R2 बराबर R3/R4। कोई दिक्कत? तो अब मैंने ये R1 R2 की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, R1 R2 की वैल्यू डिपेंड करेगी इस लेंथ पे। क्लियर है? जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये लेंथ मान ले छोटी है, मान ले बड़ी है, तो ये R1 ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, अपनी खुद की लेंथ पे। R2 किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस वाली लेंथ पे 100 - L पे। क्लियर है? R4 क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों। क्या है ये, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें हमें पहले से ही पता होता है कितना रेजिस्टेंस, मान लो R', हमें R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, R4 पता है, क्योंकि R1 लेंथ के अकॉर्डिंग पता है, R2 भी लेंथ के अकॉर्डिंग पता है, R4 तो रेजिस्टेंस बॉक्स है ही, इससे तो पहले से नोन होता है। और बचा कौन, R3 जिसका हमें निकालना है। तो नल पॉइंट ले आए हम, R1/R2 बराबर रख दिया R3/R4 के। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो R1/R2 बराबर R3/R4 रखा, मुझे निकालना क्या है, R3, तो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, R3 यहाँ रखा, R1 × R4/R2। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ, R1 की वैल्यू देख ले, L हो गई। क्लियर है? कहाँ चली गई, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। रुकना बच्चों, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, ध्यान से सुनना। इसको मानना R1, इसको मानना R2, है ना, क्योंकि ये आएगा फॉर्मूला बदलेगा। क्योंकि ये इसको ऐसे करके देखो, थोड़ा मैं इसको घुमा देता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर इसको थोड़ा ऐसे करके देखो, यूँ घुमा के देखो थोड़ा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ, जरा रुकना जरा। ठीक है, इसको यूँ घुमा दे ऐसे। तो ये रहा R1, ये रहा R2, ऐसे घुमाओगे, ये R4 आ गया, ये R3 आ गया। थोड़ा चेंज हो गया, मैंने इसको उल्टा घुमा दिया इसलिए दिक्कत आ गई, ठीक है ना। थोड़ा चेंज हो गया, इसको R2 मान लेना, इसको R1 मान लेना। थोड़ा चेंज हो गया तो इसको R2 R1 अब जैसे है उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना बच्चों। थोड़ा नल पॉइंट में भी मैं चेंजेस करूँगा, कोई दिक्कत। या फिर एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू बदल देते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई सा भी काम कर लो, आंसर आ जाएगा।
क्योंकि हमें पता है ये गैल्वेनोमीटर वाली लाइन आ गई, ठीक है ना। हमें क्या पता है, R1/R2 बराबर होगा R3/R4, व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग बता दिया था वो मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो R4/R3, क्योंकि ये अपॉन ये कर रहे हो तो इसको ये अपॉन ये करना पड़ेगा, या फिर R2/R1 करोगे तो R3/R4 करना पड़ेगा। क्लियर है। ये मत कर देना कि R1/R2 रख दिया और इधर R3/R4, ऐसा नहीं चलता। अगर R1/R2 रखा है तो यहाँ पे जिस हिसाब से बनाया है मैंने डायग्राम, तो ये R4/R3 आएगा। क्लियर है। R3/R4 मत कर देना। वो व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में था तो इसलिए हो गया है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। तो ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको अपन थोड़ा सा चेंज करके क्या करते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ R2, क्लियर है, और इसको मैं कर रहा हूँ R1, क्लियर है। इसको मैं कर रहा हूँ R2, इसको मैं कर रहा हूँ R1, तो अब सही आ जाएगा। इसको यूँ घुमा लेना, बात वही पड़ेगी। R1/R2 तो R3/R4, क्योंकि मैंने क्या R1 ऐसे ले लिया था और R3 ऐसे, क्रॉस में नहीं लेते, सिमिलर लेते हैं। जैसे R3/R4 लिया और R1/R2 लेंगे। पहले मैंने क्या कर दिया, R1/R2 ये ले लिया था और उसका रेसिप्रोकल करके रेशियो ले लिया था, तो वो दिक्कत आएगी। तो इसको मैंने R1 कर दिया, इसको मैंने R2 कर दिया। तो अब देखो R1/R2 बराबर R3/R4, अब लगा लो। और R1 की जो वैल्यू होगी अब कितनी होगी, 100 - L, तो ये गलत लिख गया है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। R1 की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 100 - L, और यहाँ पे R2 की जो वैल्यू होगी वो बच्चों कितनी होगी, L के बराबर। क्लियर है। ऐसे याद रखना। आप अपने करेक्शन कर लीजिएगा, ध्यान से सुन रहे हैं तो। R1 की वैल्यू कितनी लिखनी है अब आपको, 100 - L, और R2 की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों, आपको L लिखनी है। क्लियर है। रेजिस्टेंस बॉक्स R4 था, वो R' ही रहेगा, और R3 अननोन है। तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से थोड़ा मिक्स हो गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही। R1 अब ये हो गया, R2 ये हो गया, तो अब रेशियो देखो, R1/R2 बराबर R3/R4, अब सही आएगा। देखो R1 ये रहा, R2 ये रहा, R3 ये रहा, R4। अब वैल्यू पुट करो पहले। R1 की वैल्यू 100 - L, ठीक है। R2 की वैल्यू L, R3 की वैल्यू निकालनी है, R4 की वैल्यू R' जो अपन ने मान ली। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो R3 बराबर क्या फॉर्मूला, R1 × R4/R2, ये आ गया। R1 की वैल्यू वापस से देख ले, 100 - L चिपका दी। R4 की वैल्यू R' देख लिख दी, और R2 बचा, R2 की वैल्यू क्या, L लिख दी। चेक कर ले आराम से। क्लियर है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। R1/R2 बराबर R3/R4, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग ही मैंने बता दिया आपको। अब क्लियर है। इसको मानना R1, इसको मानना R2, आप क्लियर है। इसको मानना R3, इसको मानना R4, तब आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आएगा। R3 आ गया अननोन, कितना, 100 - L इंटू R'/L। चले आगे, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो वही चीज़, तो R3 क्या था, रेजिस्टेंस किसका, सेल का, कितना था, 100 - L इंटू R'/L। अब इसी को कंडक्टेंस बनाना है तो इसको घुमा दे, इसको कंडक्टेंस बनाना है तो इसको घुमा दे, तो कंडक्टेंस ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा, L/100 - L इंटू R', L/100 - L इंटू R'। क्लियर है। तो ये कंडक्टेंस आ गया आपके पास। अब आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी निकालना है, तो K बराबर C इंटू सेल कॉन्स्टेंट, K बराबर C इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो K, अब C की वैल्यू मेरे ख्याल से ये क्या है, C तो है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दियो। K बराबर ये L, और यहाँ पे जो सेल कॉन्स्टेंट का L है वो दोनों अलग है। ये L व्हीटस्टोन ब्रिज में था, जो मीटर ब्रिज की वो लेंथ है, और यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट आएगा, जो लेंथ L/A रखा जाएगा, वो लेंथ उन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होगी। तो कंफ्यूज मत हो जाना उस लेंथ में, ठीक है ना। तो K बराबर C की जगह L/100 - L इंटू R' चिपका दिया, इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या था, L/A, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा था। तो ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आ गया मीटर ब्रिज की मदद से, और इसका कंडक्टेंस भी आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड था जिससे अपन लोग कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे वही AC सोर्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस, कि वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिकम्पोज ना हो जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिकम्पोज ना हो जाए, तो दिक्कत आ जाती है वहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीट डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड था, जिससे एक्सपेरिमेंट था जिससे आप कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, फिजिक्स है, मीटर ब्रिज था, उससे हमने पहले रेजिस्टेंस निकालनी है, केवल रेजिस्टेंस निकाल लो तो कंडक्टेंस आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो फॉर्मूला है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, चिपका देना, आंसर है। क्लियर है। अब ये कैसे निकला, इससे, और रेजिस्टेंस कैसे निकला, मीटर ब्रिज से। तीनों कनेक्ट करके चलोगे तो कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मीटर ब्रिज की हेल्प लगते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, मीटर ब्रिज किसके हिसाब से काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से। क्लियर है। फिजिक्स के कंसेप्ट है और कुछ नहीं है।
कोई दिक्कत। बस फिजिक्स में ये फ़र्क है, वो डीसी लेते हैं, हम लोग एसी सोर्स लेते हैं, क्योंकि हमें सेल की बात करनी है, हमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करानी। इलेक्ट्रोलिसिस प्रिवेंट कराना है, इसीलिए आपको एसी सोर्स लेना ही पड़ेगा। और एसी सोर्स में बस इतना सा होता है कि जो इलेक्ट्रोड है वो फिक्स नहीं रहता, कैथोड एनोड। एक हाफ साइकिल में अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड कैथोड है तो वही दूसरी हाफ साइकिल में एनोड का काम करेगा। तो पोलैरिटी बदलती रहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस होता नहीं है। चलें आगे। ये था आपका बेटा क्या, कंडक्टेंस की बात कर दी मैंने। अब इसके बाद अगले टॉपिक या अगले सेशन में लेते हैं उसे, वेरिएशन की बात करेंगे हम, कि वेरिएशन होता है कंडक्टेंस में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में किस तरीके से। तो वही लिख दिया मैंने। अगला जो सेशन चलेगा वो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसके बेसिस पे, जब हम उनकी कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन बदलेंगे। क्लियर है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से इस सेशन में आपको समझ में ज़रूर आया होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। क्लियर है बच्चों? थैंक यू वेरी मच, अगले सेशन में मिलते हैं।